हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपनी जेडीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम को बढ़ाते हुए वीडियो नंबर 5 में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है आपका कि मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दी। क्या मुर्शिद कुली खान जो है बंगाल का नवाब तो घोषित कर देता है, लेकिन अपनी राजधानी भी चेंज कर देता है। तो वह राजधानी कहाँ पर बनाता है? गिरिया, मुरादाबाद, बक्सर, मुर्शिदाबाद, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वह अपनी राजधानी जो बनाता है वह बनाता है मुर्शिदाबाद को। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए। हैदर अली और इनके पुत्र का नाम टीपू सुल्तान। तो हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर तो कर दिए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु जो थे विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। तो वे जो शत्रु थे वो कौन थे? डच, मुगल, मराठा, पुर्तगाली। तो वह थे मराठा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? मतलब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ उसका बेसिक कारण क्या था? मद्रास में ब्रिटिश क्षेत्रों पर टीपू का आक्रमण। क्या टीपू के आक्रमण से मद्रास में ब्रिटिश क्षेत्र पर टीपू का आक्रमण, मतलब जिन क्षेत्रों में ब्रिटिशों का क्षेत्र था उसमें जाकर के टीपू सुल्तान आक्रमण करते हैं, या टीपू सुल्तान की शक्ति जो पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण किया, या अंग्रेजों के सहयोगी हैदराबाद पर टीपू का आक्रमण, या टीपू के विरुद्ध निजाम और अंग्रेजों के मध्य संबंध। तो कह रहे कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक जो रीजन था वह रीजन ये था कि टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण था। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी था। वह चाहते थे कि टीपू सुल्तान जो था उसमें ताकतवर था और चाहते थे कि टीपू सुल्तान जब तक रहेगा तब तक जो है यह हमें मद्रास में चढ़ाई नहीं करने देगा, युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए जो है उनका प्राथमिक चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध करना पड़ा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त होने का रीजन क्या था? श्रीरंगपट्टनम की संधि, पुरंदर की संधि, इलाहाबाद की संधि, सालाबाई की संधि, इनमें से कोई नहीं। देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि जो टीपू सुल्तान की, श्रीरंगपट्टनम जो था टीपू सुल्तान की क्या थी? राजधानी थी। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और उस संधि के अंतर्गत जो होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई जो हुई थी किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी। तो प्लासी की लड़ाई जो हुई थी किस नदी के तट पर हुई थी? भद्रा, भागीरथी, बियास, ब्रह्मपुत्र, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वह हुई थी भागीरथी नदी पर। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अब देखिए एक ब्रह्मपुत्र है, तो आप बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र जो है जब चीन में रहती है तो इसका नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मैसूर, बंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो टीपू सुल्तान मस्जिद जो है वह स्थित है कोलकाता में। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अब हम देखेंगे मराठों का उदय एवं विकास, राइज एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मराठास। मराठों का कैसे उदय हुआ और विकास कैसे हुआ, इसके संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित कर दिया? शिवाजी जो है और मुगलों के बीच क्या होती है? युद्ध हुआ था। उसके बाद जो होती है संधि होती है, और उस संधि के बाद शिवाजी ने क्या कर दिया? मुगलों को किला लौटा दिया। तो वह कौन सा किला था? वो कौन सी संधि थी जिसके तहत जो है शिवाजी ने मुगलों को क्या किया? किला हस्तांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्या चित्तौड़ की संधि थी, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए
तो पुरंदर की संधि के फलस्वरूप जो होता है, शिवाजी ने मुगलों को उनका किला क्या कर दिया, लौटा दिया। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? बुलबुल, चेतक, हैग्रीव, बादल, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो उनके घोड़े का नाम क्या था? बुलबुल, सॉरी चेतक था। क्या था? चेतक था। अब स्वयं चेतक का कितनी हवा से बागेली आसमान में उड़ जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? मुगल, लोधी, मराठा, खिलजी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। पानीपत के युद्ध जो हुआ अहमद शाह अब्दाली से, वह हुआ था मराठाओं के बीच, मराठा से हुआ था। ठीक है ना। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालाबाई की संधि पर किस सन में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था? मतलब कौन सी संधि थी जिसने प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और कब हस्ताक्षर किए गए थे? क्या 1782 में, 1700 मई 1782, अप्रैल 1782, अगस्त 1782, इनमें से कोई एक से अधिक। देखिए, मई 1782 ईस्वी में क्या किया जाता है कि हस्ताक्षर किया जाता है, और हस्ताक्षर के फलस्वरूप जो है एंग्लो मराठा युद्ध को क्या कर जाता है, पहला एंग्लो मराठा युद्ध जो था वह समाप्त कर दिया जाता है, और उस संधि को नाम जाना जाता है सालाबाई की संधि। तो सालाबाई की संधि कब हुई थी प्रथम? तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 1782 में। कब हुई थी? मई महीने में हुई थी। नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? प्रतापगढ़, रायगढ़, पन्हाला, और डी है आपका सिवनेरी। तो शिवाजी का जन्म जो है किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म जो होता है वह सिवनेरी के किले में हुआ था। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीति का उपयोग किया। मतलब कौन सी रणनीति का उपयोग किए थे कि जब युद्ध करते थे वो कौन सी रणनीति अपनाते थे जिससे यह अपने दुश्मनों पे भारी पड़ते थे? इनके दुश्मन जो है मैदान छोड़ के भाग जाया करते थे। तो शिवाजी जो है वह कौन सी नीति उपयोग करते थे? क्या वैज्ञानिक थी, नौसैनिक थी, गुरिल्ला नीति थी, सामरिक थी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, वैज्ञानिक नीति का प्रयोग ही नहीं किया उन्होंने, नौसैनिक का यूज नहीं करते थे, वह जो प्रयोग करते थे वह गुरिल्ला नीति, गुरिल्ला रणनीति और सैन्य का प्रयोग करते थे। मतलब छुप छुप करके, ठीक है ना, गुरिल्ला छुप छुप करके क्या करते थे, वार करते थे। तो यह 93 का सी होगा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761, 1762, 1763, 1760, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी वह 1761 में लड़ी गई थी। आप बताएंगे कि प्रथम और द्वितीय लड़ाई कब लड़ी गई थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्नलिखित में किस दौरान पड़ा था? पहला 60 से 61 के बीच, 76 से 78 के बीच, 96 से 97 के बीच, 99 से 100, मतलब 1899 से 1900 के बीच। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, भारत में जब अंग्रेजी शासनकाल था तो उस समय क्या होती है कि बहुत बड़ा अकाल पड़ जाता है, लोग जो है त्राहिमाम करने लगते हैं, ठीक है, भोजन नहीं, लोग मरने की कगार आ गई थी। तो वह जो समय था वह था आपका 1876 से 1878 के बीच। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? भारत के लिए अकाल संहिता मतलब क्या है कि एक अकाल संहिता बनाई जाए जिसके द्वारा जो है यदि अकाल पड़ती है तो उसमें लोगों की सहायता की जाए। तो वह कौन सी आयोग बनाई गई थी? क्या मैकडोनल्ड आयोग था, कैम्पबेल आयोग था, लेयल आयोग, स्ट्रैची आयोग, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश जो है वह था स्ट्रैची आयोग। स्ट्रैची आयोग बनाई जाती है कि यदि अकाल पड़ता है तो लोगों की से क्या की जाएगी, सहायता की जाएगी, और किस प्रकार का रूल रेगुलेशन जो है फॉलो किया जाएगा, ये स्ट्रैची आयोग बनाया गया। तो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। ब्रिटिश भारतीय अधिकारों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे की गारंटीज ब्याज, इनमें उपयुक्त में सभी। यानी कि होम चार्जेस और ब्रिटेन में भारतीय सरकार, मतलब होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। मतलब खर्चे में क्या समाहित था? तो वह था आपका रेलवे के गारंटीड ब्याज,
रेलवे ग्रांटेड ब्याज से वो ब्रिटेन क्या करती थी, अपने खर्च को संभालने का काम करते थे। तो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने किया? भारत में कपास की पैदावार, अब कपास को क्या कहा जाता है, सफेद सोना भी कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। और कपास की बात कर लेंगे तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है। दूसरी बात क्या है, कपास जो होती है यह महाराष्ट्र, मतलब ये काली मिट्टी में उगाई जाती है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में जो है ज़्यादा पैदावार होती है इसकी। पूछा है कि भारत के कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? लंदन कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, ब्रिटिश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मैनवेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी मैनवेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, ठीक है, एमसीएसए के द्वारा, एमसीएसए के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन डी होगा। शोषण वो प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। वह कौन सी प्रथा है जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है? जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी या दहशाला, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसमें जो प्रथा शामिल है वो है रैयतवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा। राइट ऑप्शन डी, सॉरी राइट ऑप्शन बी हो। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किससे प्रताड़ित किया गया है? जमींदार। कृषक वर्ग में, सॉरी ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? जमींदार थे, सरकार थी, साहूकार थे, व्यापारी और बिचौलिया थे, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए वह जमींदार थे, क्या थे? जमींदार थे। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को परेशान किया गया क्योंकि देखिए जमींदार अपनी जमीन जायदाद भी देते थे, ठीक है, और उनसे खेती कराते थे, लेकिन खेती की उपज न होने की वजह से जो है इनको क्या किया जाता था, कृषक को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी किया जाता था। मतलब वो किसानों से जमीन को हड़प भी लेते थे। तो कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें। धन्यवाद।